सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आप आई युवा और युवा भारत अभियान के साथ जुड़े हैं, आप उनके संस्थापक हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप युवाओं को जोड़ने की ये जो मुहिम है, वो क्यों शुरू किया है आपने? मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं शुरुआत से ही छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं और छात्र राजनीति में मेरा राजनीति का थोड़ा-सा तरीका अलग था। मैं किसी संस्था, किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहा हूं। हुँ, हुँ। मेरी एक विचारधारा थी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी जो है वह सब कुछ सही करती है या कोई पार्टी सब कुछ गलत करती है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो गलत हो उसके खिलाफ होना चाहिए, जो सही हो उसके साथ होना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति करे, मैं उसी का समर्थक रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी एक जर्नी रही है और मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं भारत की राजनीति में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उनके जो राजनीतिक भागीदारी है उसको कम किया जा रहा है जी। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि युवाओं की सोच राजनीति में आने की नहीं है या युवा राजनीति करना नहीं चाहता है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने महसूस किया, कि एक सोची-समझी साजिश है जिससे युवाओं को राजनीति से दूर किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के मैंने आयुवा की स्थापना करी 2010 में, जी। जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जाए हुँ, हुँ। और उसी पे हमारी संस्था काम कर रही है। उसी के क्रम में हमने फिर युवा भारत अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी, तो जी, युवा जी। भारत अभियान का एक मुख्य बिंदु ये होता है कि हर गाँव में एक खेल का मैदान और एक ई-लाइब्रेरी की स्थापना करी जाए। जी। उसके 2 पहलू होते हैं, 2 उसके फ़ायदे हैं जो हमने अपने समझ से बनाया। कि उसका ये फ़ायदा सबसे बड़ा होता है कि गाँव में एक तो जगह मिलती है, क्योंकि हम लोग सभी लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जी। तो बच्चों को खेलने के लिए कोई पर्याप्त सुविधाएँ ही नहीं हैं। लोग खेतों में खेल रहे हैं या इस रोड पे खेल रहे होते हैं, तो उनका उस तरह से विकास ही नहीं हो पाता है। दूसरे, उसमें एक रोज़गार सृजन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर आपको एक फ़िज़िकल टीचर रखना पड़ेगा, जो वहाँ प्रशिक्षित कर सके। हम शहरों में इस चीज़ की व्यवस्थाएँ बहुत देख रहे हैं, लेकिन गाँव में नहीं है। और आज के डेट में अगर हम पूरे देश की बात करें तो साढ़े 6 लाख गाँव होते हैं। जी। तो अगर एक लाइब्रेरी में एक आप लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर दें और एक स्पोर्ट्स में आप एक नियुक्ति करते हैं, तो लगभग 15 लाख लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलता है और वहाँ विकास की संभावना बढ़ती है। इसी तरह से और 2-3 पहलू हैं जिस पे हम लोग युवा भारत अभियान में काम कर रहे हैं और उसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी जो अगर मैं कार्यशैली देखूँ, तो मतलब छात्र से लेकर के जन आंदोलन तक और फिर 2026 के बाद डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने तक, ये प्रतीत होता है कि आपका जो मतलब आपकी जो राजनीति को लेकर के जो दृश्य है, जो आप दृष्टि है, वो सिर्फ़ एक करियर की तरह आप नहीं देखते हैं, बल्कि आप इसको एज़ अ सामूहिक ज़िम्मेदारी की तरह देखते हैं। देखिए मनीषा जी, जो मैं डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, उस पे मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और इस समय इस मुद्दे को लाने का वजह सिर्फ ये रहा है कि 2026 में डिलिमिटेशन की जो रोक है, हुँ, हुँ। वो समाप्त होगी या उसको बढ़ा दिया जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये एक सही समय है जिस पे हम लोग बात करें। अब जैसे डिलिमिटेशन की जब बात होती है, तो केवल ये एक शब्द से ज़्यादा नहीं किसी को जानकारी में, लोग सामान्य तरीके से समझते हैं। लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना, तो देश का संविधान किसने बनाया? हमारे देश के जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जी। उन सबों लोगों ने मिलकर एक आम सहमति से इस देश का संविधान बनाया और उस संविधान में उन्होंने ये चीज़ ऐड करी कि परिसीमन होगा। हर जनगणना के जब आंकड़े आएँगे, हर 10 साल के बाद देश का जो होगा वो परिसीमन इसमें होगा और उस परिसीमन के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि होंगे, वो तय किए जाएँगे। हुँ, और आपने हुँ। देखा होगा कि शुरुआती दौर में परिसीमन पूर्ण रूप से सही तरीके से और सुचारू रूप से चला। जी, बिल्कुल। लेकिन एक परिस्थिति आती है जिसको समझने की ज़रूरत होती है कि वो परिस्थिति क्यों बनती है। देश में इमरजेंसी लगती है और इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगा दी जाती है और परिसीमन पर रोक लगाई जाती है सीधे 25 सालों के लिए। जी। फिर उसके बाद टाइम पूरा हो रहा होता है तो सरकार उसको बढ़ा के 25 साल और बढ़ा देती है और ये सीधे पहुंच जाता है 2026 में। हुँ, हुँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस पे रोक लगाने के पीछे की क्या मंशा हो सकती है। या तो हमारे संविधान निर्माता जो थे वो गलत थे, उनको परिसीमन बनाने की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी समय कह दिया जाना चाहिए था कि हमारे सीटें इतनी फिक्स रहेंगी, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। हुँ। लेकिन उन्होंने उसके साथ जनसंख्या के साथ इसलिए जोड़ा कि समय समय पर चीज़ें जब बदलती हैं, अगर परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो हमको उस परिस्थितियों के अनुसार अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जी। और इसी के लिए उन्होंने डिलिमिटेशन को लागू किया कि 10 साल की जनसंख्या गणना होगी और
उसके बाद वो लागू होगा। लेकिन इसके पीछे की जो मुझे जो समझ पाया, मैं इसको जितना स्टडी किया, एक सोची समझी साजिश है, एक मंशा के तहत इसको रोक लगाया गया और इतने सफाई से इसको इसके साथ काम किया गया कि किसी भी आम जनता का, आम व्यक्ति का तो इस पे ध्यान ही नहीं गया कि इतने बड़े अधिकार की बात हमसे छीन ली गई। आज आप एक बात बताइए कि वर्तमान परिस्थिति में एक वोटर के अधिकार के लिए राजनीतिक दल जमीन से लेकर के हर जगह संघर्ष कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के लिए किसी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। आप पूरे कहीं पर जाकर आप सर्च कर लीजिए, डिलिमिटेशन के खिलाफ किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़ आती, आज आपने देखा होगा कि कोई भी बिल संसद में आए, चाहे वो सही हो गलत है, उसका भी पक्ष और विपक्ष होता है। यही एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसका किसी ने विरोध ही नहीं किया, और विरोध के पीछे का कारण, न विरोध करने के पीछे का कारण आज तक नहीं समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि राजनीति की एक साजिश रही है, उसी साजिश के तहत इसको रोक लगाई गई और उसके दुष्परिणाम जो देश को मिले हैं वो तो बहुत व्यापक हैं। उसके बारे में तो जब हम लोग चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि इसके दुष्परिणाम कितने निकल करके सामने आए। जैसे कि आपने बात किया कि रोक लगाई गई, अगर हम देखें जो असल में डिलिमिटेशन हुआ था 1971 में हुआ था, और 2001 का जो था वो फॉर्मेलिटी कह सकते हैं आप, आफ्टर 1976 जो इमरजेंसी के बाद किया गया था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि 1976 और 2001 में जो डिसीजंस लिए गए वो क्या सुचारू रूप से इस्तेमाल किए गए थे, मतलब अमल किए गए उस पर, और अगर अमल किया गया है तो क्या वो सही था कि इतने सालों तक फ्रीज किया गया? वो जो डिसीजंस लिए गए थे कि 2026 तक हम फ्रीज करेंगे, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कह तो रहा हूँ कि ये एकदम सोची समझी साजिश है। अगर ये साजिश नहीं होती तो इतनी बड़ी चीज होनी ही नहीं चाहिए देश में। कारण क्या है कि आप जनप्रतिनिधियों के निर्धारण की जो प्रक्रिया है उस पर आपने रोक लगा दी। आज के डेट में अगर आप इसको आसान भाषा से कहिए तो 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में तो आप शामिल ही नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व है 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो 1971 की जनसंख्या जो थी उसके आधार पर जो लोग पहले हैं वो इस लोकतंत्र में शामिल हैं। जब उसके बाद के जो लोग पैदा हुए उनको इस लोकतंत्र में शामिल ही नहीं किया गया, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं तय किया गया, तो इसमें शामिल ही नहीं, तो लोकतंत्र की बात कहाँ होती। आज आप एक बात बताइए, कितनी हास्यास्पद चीज है कि 1971 में जब जनगणना हुई थी तो लगभग 54 करोड़ के आसपास के देश की आबादी थी। उसके हिसाब से हमारे जो सांसदों का निर्धारण हुआ था वो 543 होता है। आज हमारी जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, फिर भी हमारे सांसद 543 ही हैं। उस समय लगभग 10 लाख लोगों की संख्या पर एक सांसद होते थे। आज हमारे सांसदों की जो आबादी है वो 30 लाख पर चली गई है और उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो जब हम अपने संसद के अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी लोगों के अधिकार के, आम जनता के अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी संसद को है। और संसद अपने अधिकारों को नहीं सुरक्षित कर पा रही है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो सबसे बड़ी जो संदेह की स्थिति है कि 26 में भी डिलिमिटेशन लागू नहीं होने वाला है। इस पे फिर से रोक लगाई जाएगी और इसको फिर से 25 साल बढ़ाया जाएगा। पक्का क्लेम है? इसलिए क्लेम है कि अप्रैल में उसका टाइम खत्म हो रहा है और आपको देख लीजिए उसकी तैयारी, जो चीज 50 सालों में नहीं हुई और उस पे अगर हम 6 महीने पहले तक तैयार ही नहीं है, उस पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। संसद में कभी हमने चर्चा होते हुए इस पर देखा ही नहीं। संसद अगर होता भी है तो हमेशा नेगेटिव वे पे जाता है। संसद में तो देखिए इस पे चर्चा ही नहीं होती। 2001 में भी जब ये बिल आया था तब भी लोगों को नहीं पता था, हम लोग उतने सक्रिय भी नहीं थे उस समय, उस उम्र में भी नहीं थे, लेकिन हमने बहुत सारे रिकॉर्ड खोजने की कोशिश करी कि उसमें जब चर्चा हुई थी तो किसी ने क्या अपनी बातें रखी, क्या तर्क रखा, लेकिन मुझे उसमें भी कहीं नहीं दिखाई दिया कि कोई राजनीतिक दल उसका मुखर होकर के विरोध किया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो दिखती, वो भी नहीं मुझे दिखता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं हुई तो इसका मतलब सहमति से बना। और अगर हम 26 की बात कर रहे हैं और 26 वो भी अप्रैल की हम बात कर रहे हैं और आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं, तो अगर कोई भी चीज़ 50 साल बाद अगर उसको बदलना है और 6 महीने पहले तक हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे लग रहा है कि वो बदल जाएगा? तो इसका मतलब 25 साल वो टलने वाला है।